केसरिया बालम केसरिया पधारो मारे देश रे पधारो नी मारे देश हो केसरिया बालमा अवोनी पधारो नी मारे देश रे पधारो नी मारे देश सावरा आऊं कर गया सावरा कर गया लाख सने आऊं कर गया सावरा आऊं कर गया सावरा कर गया लाख सने गिनता गिनता थक गई मारी आंगुलिया नीरे बंसी वाला आयो मारे देश बंसी वाला आयो मारे देश। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच एबी ब्रदर्स। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे मेरे साथ शो करते हुए? अगर वो 2 साल हटा दे बीच के तो कम से कम सर 2-3 साल 3 साल निश्चित तौर से एबी ब्रदर्स ने यहीं से अपना एक तरह से करियर शुरू किया, गाना शुरू किया और आज जिस तान में और जिस सुर में ये गाते हैं निस्संदेह बिल्कुल ये क्लैप होनी चाहिए, निश्चित बहुत बहुत क्लैप होनी चाहिए इनके लिए। बहुत जी जी आप गाना गाना चाहती हैं? अरे वाह क्या बात है। हर आदमी यहाँ पे क्रिकेट खेलना चाहता है, हर आदमी यहाँ गाना गाना चाहता है। सर पर मेरी आवाज बहुत अच्छी है। अरे सुन दे, बिल्कुल सुनेंगे आपकी आवाज, बिल्कुल सुनेंगे। मेरा काम ही यही है हर आदमी की बात सुनना। पर नेता लोग तो इतना ज्यादा बोलते हैं मैं सुना ही नहीं पाता दूसरों की बातें। मैं आपकी आवाज जरूर सुनूंगा। क्या नाम है आपका? दीपाली। कहाँ रहती हैं? टीवी के शोज में भी आई हूँ, खतरा खतरा, इंडियन आइडल, इंडिया गॉट टैलेंट। अरे तब तो आप बहुत बड़ी भी शख्सियत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। सबसे मिली हुई हूँ। सबसे मिली हुई है? अरे तो यहाँ कैसे आना हो गया? सर यहाँ पे ऐसे घूमने के लिए आए थे अपने सर के साथ। सर के साथ? तो सर क्या करते हैं? ये भी गाना गाते हैं। ये भी गाना गाते हैं? अच्छा वाह क्या बात है। सर भी गाना गाते हैं, शिष्या को लेके आए हैं। तो कभी मन हो तो जरूर गाइए, बिल्कुल गाइए। आप आज ही गाएंगे क्या? जी सर आज ही गाऊंगी। अच्छा तो आपने तो आज मुझे फांस दिया। आज बहुत डिबेट बहुत जबरदस्त होने वाली थी, बहुत तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले आए हुए थे। आपको मालूम है आज का मुद्दा क्या है? अरे कई तीन जगह की पुलिस यहाँ इन्वॉल्व है। पंजाब से लेके हरियाणा, हरियाणा से लेके दिल्ली, सब सारे लोग उसी में लगे हुए हैं। कि मैं तेरे हाथ ना आने की मनी हरियाणा पे तो कह जा। मैं तेरे हाथ ना, यही तो चिक्कर है, वो हाथ नहीं आ रहे बस। तो गाएंगे आप? हाँ गाइए, आइए आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आ जाइए, आइए आइए। थैंक यू सो मच। मैं आपको अपना माइक दे दूं या दे दो उनको माइक दे दो? जी नहीं अच्छा यहाँ रखिए, बहुत अच्छी बात। This song is just dedicated to Shreya Ghoshal ma'am. जी जी शुरू हुई है। स्केल की जरूरत नहीं। स्केल की जरूरत नहीं जी। सुबह का चैन मेरा शाम दा सुकून है। सुबह का चैन मेरा शाम दा सुकून है। प्यार तेरा प्यार नहीं दीपाली दा जुनून है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दर्द तेन हो अगर आँख मेरी रोती है। दर्द तेन हो अगर आँख मेरी रोती है। जुदा हो के मर जाएंगे हमें मालूम है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा गुरुजी रोकना हो तो कैसे रोका जाएगा ये तो आप ही जानते होंगे। सर ये नहीं 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 नहीं
मतलब ये गुरुजी ही बताएंगे। गुरुजी रोकना हो तो कैसे रोका जाएगा? बस रुक गई। थैंक यू सो मच, उड़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बाबूजी नमस्ते। जी कैसे आना हुआ? आपसे मिलने के लिए आया हूँ। अरे तो आपने इतना कष्ट क्योंकि मैं ही घर आ जाता आपके। नहीं जी नहीं, आपसे मिलने कनॉट प्लेस नहीं ऊपर रहते हैं। कनॉट प्लेस में ही ऊपर रहते हैं? नहीं ऊपर। अच्छा। मेरा जन्म यही हुआ है, कनॉट प्लेस सब मेरे सामने बना है। हाँ हाँ देखने आज टेलीविजन में देखना था, आज मौका मिला। हाँ। मेरे का बच्चे तैयार होना हो, मैं चाहूँगा अपने। इन 2 सालों ने ऐसा किया है जी। 1940 में मैं पैदा हुआ हूँ। 1940 में? जी हाँ, ये मेरे सामने बना है। ये रीगल पार्क था, रीगल पार्क था। बाबूजी बस आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों का स्वागत है। अकेले आ रहे थे तो हमने कहा ये किसके साथ जा रहे हैं, फिर मैं झांकने लगी तो देखा ये अपना ये, लेकिन अकेले चल दिए? हमें कहा मैं भी चल दूंगा आपके साथ। अच्छा तो रोज यहाँ योगा करते हैं ये रीगल। हाँ नहीं आप अच्छा किया, आप आ गई, आप इनके साथ आ गई। बाबूजी थोड़ी देर अपना आराम से देखिए और जब मन भर जाए और लगे कि ज्यादा झगड़ा हो रहा है इन लोगों का, वो रोज देखता हूँ। झगड़ा नहीं होने देंगे। यही तो हम लोग का कमाल है कि झगड़ा तो नहीं होने देंगे। और ये जब है सारी नूरा कुश्ती कनॉट प्लेस के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। ये बताएंगे? इतना अनुभव है इनका कि नहीं हाँ बताइए बाबूजी। जनाब मेरा जन्म इसी कनॉट प्लेस में हुआ है। अरे यार वो मेरे खुशी के आंसू हैं। अच्छा जी हाँ, आपसे मिलके। अरे नहीं बाबूजी, अरे मैं बच्चा हूँ आपका। मेरे टेलीविजन में रोज देखता था, मेरे खुशी के आंसू हैं। मैंने कहा पर्सनली जाके मैं आपको मिलूंगा, लेकिन मौका नहीं था। अच्छा अब मैं एक दिन घर भी आऊंगा आपके। मैं अक्सर चला जाता हूँ ऐसे लोगों से मिलने, बहुत अच्छी बात है। बाबूजी आप बैठिए, पानी आने पिलाओ। अरे जाओ 1 कप चाय 2 कप चाय लेके आओ जल्दी, फटाफट जल्दी। कहा सारा काम छोड़ दो, शो होता रहेगा। ये रोज शो होता है। रोज क्या शो? तो रोज ही होता है। छोड़ो शो, जाओ 2 कप चाय लेके आओ और पानी लेके आओ और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ा आज तो मामला हाँ जी ज्यादा न चिल्लाया करिए, गला खराब हो जाएगा आपका। ये हमारे चक्कर में ना पड़िएगा, ये तो मेरा रोज का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुरुजी संभालिए। शैलेंद्र दुबे जी का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शिवम छाबड़ा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। ऋतुराज झा अक्सर आते रहे हैं शो में मेरे साथ, जुड़ते रहे आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, बहुत बहुत शुक्रिया। वेदभूषण जी पूर्व एसीपी हैं और आज पूरे साजो सामान के साथ आए हैं और मुझे लगता है कि पंजाब का भी मैनुअल ले आए हैं और स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन, क्रिमिनल प्रोसीजर, हाँ, और वर्क अरेस्ट के लॉज, अच्छा, और डीके बासु सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं आज लेके आए हैं आप। अच्छा बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आज ऑपरेशनल पोर्शन पे ही बात कर लेंगे हम लोग और ज्यादा लड़ाई झगड़े की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है, वो ठीक नहीं है, चीज अच्छी नहीं होती है। अच्छा कवि जी भी आए, अरे एक आदमी रह गया, सूर्य मैथिल साहब जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका भी, थैंक यू सो मच। जैन साहब भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कवि जी कल आए थे हमारे साथ मेरठ से, तो आज कुछ सुनाएंगे? बिल्कुल जल्दी सुनाइए, फिर उसके बाद मैं आज उधर जाऊं जरा, क्योंकि आज मामला पुलिस का है, मामला 3 स्टेट की पुलिस है। कहां से आप कहां से आए हैं जी? जलगांव महाराष्ट्र से। जलगांव महाराष्ट्र से, तो मैंने पहचान लिया था इतनी देर में कि कोई आप बहुत दूर से आए हैं। ये तो कैसे आना हुआ इधर? बस ऐसे काम से सिलसिले से आए थे। काम के सिलसिले से आए थे? हाँ जी। काम हो गया? जी हो रहा है, 1-2 दिन में दिल्ली में जल्दी काम होता भी नहीं है, भटकाते बहुत हैं। हो जाएगा ना? हो जाएगा। हाँ ठीक है, काम हाँ हो जाए तो अपना घूम घाम के फिर चले जाइएगा। जी कवि जी आज आप क्या सुनाएंगे? आप मेरठ से हैं? जी मैं, राजनीति अपनी जगह है, हाँ कवि हमेशा राष्ट्र का होता है, हाँ हमें तमाम मुद्दे हैं। हाँ। मैं एक मुद्दा आपके माध्यम से रखना चाहता हूं देश के सामने और उसका सॉल्यूशन भी। और मेरा मुद्दा यदि आपको अपना मुद्दा लग जाए तो मैं आप सभी का आशीर्वाद मांगता हूं। बहुत सैनिक खोए हमने सरहदों पर, हाँ। तब मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं हाँ कि राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध नीति को जो पाल रहे साम छोड़ दंड नीति उन पे बढ़ाइए। और इसमें एक खासियत ये है, जो अंतिम शब्द होगा वही उसकी अगली पंक्ति का प्रथम शब्द होगा। क्या बात। सुने कि राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध नीति को जो पाल रहे साम छोड़ दंड नीति उन पे बढ़ाइए विधान ऐसा देश संविधान में के मृत्यु का हृदय में उनके भय होना चाहिए। तो होना चाहिए कि ऐसा राष्ट्र को जो तोड़े कोई, ऐसी हर जवान पर लगाम को लगाइए और लगाइए निशाना देश द्रोहियों की छातियों पे, पहले घर भेदियों को जड़ से मिटाइए। वाह कवि जी,
गजब है कवि जी। आप बैठिए, मैं सुनूंगा आपसे। बैठिए। ये जबान पे ही तो लगाम नहीं लग रही है, यही तो बड़ा मुश्किल है। छाबड़ा साहब, जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि आप जो है दोहरी नीति अपनाते हैं। किसी एक सामान्य सिख को सुबह घर से उठा लेना, उसके माँ बाप के साथ में बदसलूकी करना और उसको किडनैप करके पंजाब की ओर लेके जाना, क्या ये इंसानियत है? अगर इंसानियत है, अगर सबको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो मैं आपके नतमस्तक हो जाऊंगा और कहूंगा कि सही कह रहे हैं। लेकिन बिना किसी सूचना के एक तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को उनके घर से सुबह उठाया गया, उनके माता पिता के साथ बदसलूकी की गई और उनको जबरन दिल्ली से ले जाकर के करनाल तक लेके गए। कुरुक्षेत्र में उनको रोका गया, तब जाके बात बनी। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के अंदर एक बात तय है, अरविंद केजरीवाल बौखला गए। अरविंद केजरीवाल मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं। वो इतना बौखला गए, एक सामान्य से व्यक्ति तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म से इतना बौखला गए हैं कि उनको सुबह इतनी मतलब पंजाब पुलिस के 50 जवान भेज करके उठवाना पड़ गया। ये कहने का तरीका है। जिस सामान्य से व्यक्ति की ये बात सज्जन कर रहे थे, उसके ऊपर 1 दर्जन केस है, गुंडई का, लफंगई का, दंगई का। बीच में मैंने नहीं बोला था। अब आप सुनिए, आपने क्या इनके ये क्या तरीका है? ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। अरे सच्चाई सुनने की हिम्मत तो रखो, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखो, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखो। 1 दर्जन केस है। ऐसे डिबेट, इनको कैसे लोगों को डिबेट करने के लिए देते? इनको तरीका नहीं है डिबेट करने का। जब मैं बोल रहा हूँ आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी बात रखना। 1 दर्जन केस है। इनका आदत है दंगा कराना, दंगा भड़काना, भावना भड़काना, जिसके लिए पंजाब पुलिस पहली बार स्वतंत्र होकर काम कर रही है। ये कहते हैं इंटीमेशन नहीं दिया, 5 नोटिस दिए। आप एक चीज बताइए, कोई पुलिस अगर 5 नोटिस देती है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद भी अगर कोई आरोपी ज्वाइन नहीं करेगा, उसको अरेस्ट करके कहां ले जा रहे थे? क्या पाकिस्तान लेके जा रहे थे? उसको कोर्ट में जज के सामने लेके जा रहे थे। वकील साहब, अब 1 by 1 आज तो एसीपी साहब भी एसीपी साहब भी मौजूद है। कोर्ट के सामने लेके जा रहे हैं। कोर्ट के सामने लेके जा रहे थे जी। दंगाइयों को रोकती है। दंगा किसने किया? वन बाई वन ऋतुराज आ रहे। ऋतुराज नहीं टूर्नामेंट हम खेले तो गुल्ली डंडा। नहीं हम खेलें। वाह, क्या बात है। वाह। एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ खेल चल रहा है। हाँ, हकीकत क्या है? सवाल यह है कि किसी व्यक्ति पे एक नहीं, माहौल किसका बनाया जा रहा है? कानून का माहौल बन रहा है। उतना ही नहीं, नुकसान पहुंचा रहे हैं आप देश को। आप देश के फेडरल स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। एक वकील होने के नाते ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि आप जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इसकी भरपाई नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति पर एक नहीं 1000 केस हो, नियम का पालन पुलिस को करना है। यहां पर सिर्फ तेजेंद्र सिंह बग्गा की बात नहीं है, यहां पे जितने भी आम साधारण नागरिक हैं, किसी को भी किसी राज्य की पुलिस आएगी, उठाकर ले जाएगी। कोई भी कह देगा कि मैं पुलिस हूं, क्या अपहरण करके ले जा सकता है? प्रश्न ये है। इस विषय पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरे केस में एक जुडिशियल कमीशन बनाया 2018 में। उस कमीशन ने पूरी जांच की और उसकी गाइडलाइंस बने। संदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, इस केस में गाइडलाइंस बनी हैं, स्पष्ट गाइडलाइंस हैं। किसी भी प्रदेश की पुलिस अगर दिल्ली आती है, उसे सर्वप्रथम वहां के लोकल ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस स्टेशन में खबर करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि वो साइमल्टेनियसली दोनों जगह बताया, वो थाने में भी सूचना दे दी थी क्या? और वहां पे घर भी पहुंच गए। उसकी डीडी एंट्री होना, मैं कह रहा हूं अगर ये नहीं, इसका निर्णय, मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। हो सकता है कि हो, उसका निर्णय न्यायालय करेगा, लेकिन नहीं, पुलिस उठाकर किसी को नहीं ले जा सकती। ये बात नहीं, पुलिस किसी भी साधारण व्यक्ति को उठाकर नहीं ले जा सकती। मसला क्या था? मसला ये था कि तेजेंद्र सिंह बग्गा जो हैं, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट किया मुख्यमंत्री दिल्ली के खिलाफ, जो कि आपत्तिजनक था। इस पे एक मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद वो बात यहां तक आई
कि वो गिरफ्तारी तक लेने के आ गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने नोटिस भेजा था। जी जी, मैं आ गया, आसाम पे भी आऊंगा। आई विल कम टू यू। जी, बंधु ने कहा कि पुलिस उठाकर कोर्ट में ले जा रही थी। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी अक्यूज को जब आप अरेस्ट करते हैं तो निकटतम मैजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करते हैं। आप पटियाला हाउस कोर्ट ना ले जाकर पटियाला ले जाएंगे, ये तो मखौल है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र ठाकुर। सुरेंद्र ठाकुर। ठाकुर साहब कहाँ रहते हैं? दिल्ली। तो क्या हुआ, बात क्या पसंद आई आपको? बात ये पसंद आई, ऋतुराज कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है आपकी। जी, पसंद ये आई, हाँ। या तो हम लोग बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी है दिल्ली के पब्लिक, हाँ। और केजरीवाल उससे भी बड़ा बुद्धिमान है। कैसे? जैसे कि हम लोग ने वोट देके जीता है, वो जो सोचते हैं हमारे लिए अच्छा ही सोचते होंगे। आप इसको पॉजिटिव थिंक में लीजिए, उस टाइप पे नहीं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी, वन बाय वन। जी, एसीपी साहब। देखिए, ये पंजाब पुलिस रूल की किताब आपके कैमरामैन से कहूं, आपके व्यूअर्स देखें, ये पंजाब पुलिस इससे चलती है, रूल से चलती है। Right, और आपके व्यूअर्स को ये और बताऊं कि ये 5 स्टेट में लागू होती है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये एक गीता है, ये एक रामायण दिखा रहा हूं, आप इसको जूम करके दिखाएं। ये सीआरपीसी है कि अरेस्ट कैसे की जाए, किन हालात में, क्या परिस्थितियों। 79 सेक्शन है सीआरपी की, जिसमें लिखा गया है, ये पूरे हिंदुस्तान में लागू है। ये गीता थी, ये रामायण है, पूरे हिंदुस्तान में लागू होती है। ये स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि दिल्ली शहर के अंदर किसी आदमी को आप अरेस्ट करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, क्या क्या उसमें एक्शन लिए जाएंगे। ये आपके एक डीके बासु जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, पूरे हिंदुस्तान में लागू है, पंजाब नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, और बाइंडिंग है, मैंडेटरी है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि मेरा मन हुआ तो मैं उठा के पटियाला ले जाऊं, मेरा मन हुआ तो बॉम्बे ले जाऊं। अब जो प्रेजेंट केस है, इसके अलावा बहुत सारी जजमेंट है, बहुत सारी किताबें हैं, इसमें सारे कायदे कानून जितनी भी किताबें हैं सबको आग लगा दी गई और ये कानून फाड़ दिया गया, इसको धज्जियां उधेड़ दी गई इस कानून की। और मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। इसी तरह महाराष्ट्र में कैसे उखाड़ दी गई, मैं जानना चाहता हूं। इसमें जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर है कि आप किसी आदमी को अरेस्ट करेंगे, उसकी सम्मान रखेंगे। एक टर्बन, एक सरदार की एक पहचान होती है, आप तो उसको टर्बन नहीं पहनने देंगे। मान साहब कहते हैं कि वीडियो बनाओ, डालो, मैं एक्शन लूंगा। वीडियो नहीं बनाने दे रहे उसकी फादर की। सुन लीजिए, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा सा दर्द होगा। सुनिए, अभी आप सुनिए। आपको शायद नहीं पता कानून, आपकी जिम्मेदारी थी द्वारका कोर्ट में उनको पेश करने की। वकील साहब ने बताया था वो द्वारका कोर्ट के बजाय कौन सी कोर्ट लेके जा रहे थे। उसमें एक ट्रांजिट रिमांड लेना होता है। ट्रांजिट रिमांड का मतलब होता है कि 5 घंटे के अंदर आपको यात्रा पूरी करनी है, आप 10 घंटे का रिमांड द्वारका कोर्ट से लेके जाएं। नहीं अरे द्वारका कोर्ट में, अरे भाई आप द्वारका कहाँ है और हरियाणा कहाँ है, इनको बताइए पहले। तो द्वारका इधर है और हरियाणा आप लेके जा रहे हैं। कैसे होगी यात्रा पूरी? 1 बजे कोर्ट में पेश करना है, आप कुरुक्षेत्र में जबरदस्ती रोक लोगे। इनसे पूछिए, इनसे पूछिए, पूरा प्रोसीजर को फॉलो किया गया। इनको ऐसा क्यों लगता है कि ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया? एक सेकंड। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, एक ऐसे व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को मारता है, जज को मारता है, ऑथर को मारता है, दंगा करता है, फसाद करता है, गुंडा करता है, उसे हम अब एक मिनट, कूल डाउन। ऋतुराज कूल डाउन। ना बैठिए, वहाँ बैठिए, कितनी बातें कर रहे हैं? चुपचाप बैठिए, वहाँ बैठिए। बैठिए ऋतुराज जी, बैठिए, सारे लोग बैठिए, सारे सम्मानित सदस्य बैठेंगे, सारे सम्मानित सदस्य बैठेंगे। एक हमें तो नहीं मालूम, लॉ ज्यादा मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि अगर मौजूदा केस पे बात हो रही है तो आदमी कहे कि फला 1857 में आपने मुझे थप्पड़ मारा था, तो थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को हम यहाँ पे कानून नहीं मालूंगे, हम उसको तो पटियाला ले जाएंगे। ऋतुराज, हाँ, मुझे कानून ज्यादा नहीं मालूम भाई। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। कानून ठीक है मेरा, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके बोला। आ गया बाबू, आजी। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो कोई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। ऋतुराज, कोई नहीं बोलेगा, ऋतुराज बोलेंगे। जी सुनिए, क्या सही है क्या गलत है जज डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। ये कहते नहीं हम कुरुक्षेत्र में रोक लेंगे। अरे भैया पेश तो होने दो,
लेट द कोर्ट डिसाइड। ये तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोर्ट कहता है, कानून कहता है कि आपको नियरेस्ट कोर्ट में जाना होगा, नियरेस्ट कोर्ट में। जी हाँ जी, उसका आपको तुरंत मेडिकल कराना भी पड़ेगा। कोई मेडिकल नहीं हुआ। हरियाणा इस साइड में है, द्वारका कोर्ट इस साइड में है। मजिस्ट्रेट वहां पर मोहाली में बैठता है। मोहाली में दिल्ली की कोर्ट नहीं लगती। और पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, हरियाणा पुलिस क्यों बनाए गए थे थाने? दिल्ली के अंदर 180 थाने क्यों बनाए? इसलिए बनाए गए जुडिशन के लिए। पंजाब की जो जुडिशन है वो यहाँ पर नहीं होती। आ रहा प्रतीक जी, यहाँ पे प्रश्न उठा कि रास्ते में रोक लिया। अब इस बात को हर किसी को समझना जरूरी है कि कैसे रोका। एक एफआईआर हुई कहीं और मोहाली में, पुलिस आई यहां से उठाकर ले गई। उसी प्रकार से एक एफआईआर दिल्ली में हुई। उस आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए कुरुक्षेत्र में रोका और उसे ले आई यहाँ पर। तो मतलब दो राज्यों की पुलिस, तीन राज्यों की पुलिस के बीच में टकराहट का ये संविधान की मान्यता है। संविधान की मान्यता हर राज्य को मिला हुआ। हर किसी को अपने अपने दायरे में रहना पड़ेगा। ये दायरे का उल्लंघन है, चाहे ये केस हो, चाहे फिर वो जिग्नेश मेवानी का केस हो। आप गुजरात से पकड़ के नहीं, गुजरात से अब आए हाँ जी। मैं कह रहा हूँ गुजरात से। लेट से क्यों आते, पहले बात तो ये बताइए आप। जान के लिए सॉरी। अरे रुकिए ऋतुराज जी बैठिए। मेडिकल हुआ था। ऋतुराज जी बैठिए। किसका मैं वही मैं कर रहा हूँ, आप बैठिए ना, मैं करूंगा। आपने तो उठाया था, मैं आ गया, बाबूजी आ गया। यू हैव टू वेट। उतनी दूर खड़े कैसे आऊंगा मैं पीछे? हाँ जी, ये पुलिस का खुल्ला दुरुपयोग है ये। और ये दुरुपयोग इस केस में भी है। और ये दुरुपयोग जिग्नेश मेवानी के केस में भी था। पूछिए उसमें असम के कोर्ट ने क्या कहा। उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि ये खुले आम जो है कि पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। आप आखिर कैसे गुजरात से उठा के आप ले आए? और अच्छा, एक केस से जैसे वो रिहा हो रहे हैं तुरंत से उनके ऊपर दूसरा केस लगा दिया जा रहा है। तो ये जो हम लोग कहते हैं सहकारी संघवाद, जो हमारे संविधान जिसकी परिकल्पना करता है, उस सहकारी संघवाद के ऊपर ये जोरदार हथौड़ा है। संवैधानिक मूल्यों की ये हत्या है, पूरा का पूरा घटनाक्रम। इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। राइट। प्रतीक जी, मैं आपके सामने क्रोनोलॉजी रखता हूं और उसको समझने की आवश्यकता है तथ्यों के आधार पे। यदि आपको आपत्ति थी उसके स्टेटमेंट से, तेजिंदर सिंह बग्गा के, तो आपने दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज क्यों नहीं किया? पहला मूल प्रश्न ये। रुकिए, मैं आपके बीच रुकिए एक मिनट। लेट मी कंप्लीट यार, लेट मी कंप्लीट। दिस इज नॉट द वे, प्रतीक, दिस इज नॉट द वे। जब मामला दिल्ली में दर्ज होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए जो है वहाँ आपने मामला दायर कर दिया है, मैं कुमार विश्वास के डॉक्टर प्रतीक जी एक मिनट रुकिए, डॉक्टर कुमार विश्वास के ऊपर इससे भी ज्यादा उन्होंने खुला स्टेटमेंट दिया है। जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, हाई कोर्ट ने उनको जो है जमानत दे दी है, उनको गिरफ्तार करने से रोक लगा दी है। आप गलत कह रहे हैं, आप एमएलए होकर कह रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है तथ्यों की। बिल्कुल नहीं। मैंने अभी कुछ देर पहले ऋतुराज को इसी बात पर कहा था। वही बात आप पे भी लागू होती है। मौजूदा केस पे बात करिए ऋतुराज जी, अगर कोई चीज करे मौजूद ठीक है। आपका पॉइंट लिया मैंने। जी। प्रतीक भाई, अंसार और ताहिर हुसैन को समर्थन देने वाली पार्टी आज किस प्रकार से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। जब दिल्ली में कोई केस हुआ, दिल्ली में बवाल हुआ, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, दिल्ली के अंदर क्यों नहीं कंप्लेंट की? पहली चीज। दूसरी बात, यदि पंजाब से पुलिस आई तो उन्होंने लोकल पुलिस को क्यों नहीं बताया? साथ में द्वारका के अंदर जो जज साहब है उनके सामने प्रोड्यूस क्यों नहीं किया? एक सिख अल्पसंख्यक के अधिकारों का अपमान हुआ है। पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर एक हमला है। ये खालिस्तानियों का समर्थन। नहीं, अभी इनको सिख अल्पसंख्यक का अधिकार ध्यान में आ रहा है और दिल्ली मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करते हैं और उनको भड़काने वाला बयान देते हैं। सब आपको ध्यान में आप हमेशा जो हिंदू मुसलमान के नाम पे जो तोड़ने के एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ लें सारे लोग। बाबूजी नमस्ते। अरे यार अभी कहाँ सवाल है, छोड़ो यार सवाल। यहाँ जान एकदम हलक में आ जाती थोड़ी देर में। बाबूजी चाय आ गई आपकी? आ गई ना? तो आप कनॉट प्लेस के बारे में बता रहे थे। मैं कनॉट प्लेस में भाई साहब आप कनॉट प्लेस के बारे में रुकिए।
आप बता रहे थे हमें कनॉट प्लेस के बारे में। मैं कनॉट प्लेस में पैदा हुआ हूँ 1940 में। तब ये कनॉट प्लेस कैसा था? उसका ही फोटो मेरे घर आओगे तब दिखाऊं मैं। अच्छा, फोटो तो मैं लेके आऊँ। एक फोटो के अंदर आपको मैं ऐसे एफ ब्लॉक तक एक फोटो में दिखाऊंगा कनॉट प्लेस की। हाँ, आप मेरे घर में इनवाइटेड हैं। हाँ। आप जरूर आइएगा, ये प्रॉमिस कीजिएगा। ठीक है, आप चाय लीजिए तब तक, और मैं तब तक उधर देख आऊँ बुखार कितना है। आप सोचते हो ये कितना गजब का आदमी है, यही बदमाश आदमी है। देख रहे हो ना मुझे, मैं बहुत बदमाश आदमी हूँ जी। हाँ बोलो, क्या नाम है? यहाँ आ गया। महंगाई पे, स्कूल पे, शिक्षा पे, अस्पताल पे, सड़क पर, बिजली पे कोई सवाल है? तुम्हारे पास भी वही होगा सवाल। केजरीवाल जी के लिए कुछ लाइन है? हाँ देखो, केजरीवाल जी की बुलाई है। मैं आ रहा हूँ, खड़े रहो चुपचाप। हाँ, केजरीवाल जी के 2 लाइन है। हाँ बोलो। शेर मारने निकले थे मरती नहीं है बिल्ली, शेर मारने निकले थे मरती नहीं है बिल्ली, खांसी ठीक होती नहीं ठीक करेंगे दिल्ली। बहुत गलत बात है ये। ना बढ़ो, ये क्या बात हुई? क्या नाम है तुम्हारा? मैं आ रहा बाबू जी, आ रहा हूँ। सर मेरा नाम मयंक सिंह है। मयंक, ये क्या बात हुई है इधर? अभी चुनाव जीता पंजाब का चुनाव जीता अबू जी। पंजाब सर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पंजाब का चुनाव आसान चुनाव नहीं था, वो आसान चुनाव नहीं था, वो चुनाव जीता। हाँ रुको, हाँ बेटा क्या नाम है? सर चेतन नाम है मेरा। चेतन बोलो। सर मैं उन साहब से पूछना चाहता हूँ। कौन साहब? वो जो कोर्ट से आए हैं, जो भी हैं, वकील हैं, जो एसीपी हैं। साहब आप कानून की किताबें दिखा रहे हैं, जब दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के घर में घुस जाते हैं तब आपकी कानून की किताबें कहीं नहीं आती। ठीक है, सुनो, पार्षद को सुनो एक मिनट, पार्षद को उठाते हैं, पार्षद को दिल्ली पुलिस से उठवाते हैं, विधायक को उठवाते हैं, मंत्री को उठाते हैं, सीएम को भी नहीं छोड़ा। तब आपकी कानून की किताबें का 100 रुपए में बिक्री थी, मुझे बताओ। और सर इन साहब से बोलना चाहता हूँ, ताहिर हुसैन का नाम ले रहे हो, आपके पास दिल्ली पुलिस है, आपके पास सब कुछ है, अगर ताहिर हुसैन दोषी था तो उसे सजा क्यों नहीं मिली? आपसे बोलना चाहता हूँ सर, अगर तेजिंदर बग्गा सामान्य आदमी है, लड़ाई झगड़े के उस पे केस, मुकदमे वो क्या बोलते हैं, दंगे भड़काने के उस पे केस, यानी आपकी पार्टी में दंगे भड़काने वाले सामान्य व्यक्ति होते हैं क्या भाजपा में? मुझे बताओ। बौखलाए आम आदमी वाले नहीं है, केजरीवाल नहीं बौखलाया है, भाजपा बौखला गया। सर आ गया, मैं आ गया। हाथ अंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी का। बैठो गुरुजी, बैठो राम जी, आप बहुत लंबे आदमी, 6 फीट से ऊपर आदमी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मिस्टर मनीष कनौजिया। हाँ बोलो जल्दी। मेरा ये सवाल है कि ऋतुराज जी से, किराड़ी विधानसभा के अंदर लोगों के रिश्ते तक नहीं होते, लड़की और लड़कों के खासकर। क्या नहीं होते? रिश्ते तक नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? उसका कारण क्या है? किराड़ी विधानसभा के अंदर इतना माहौल खराब है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, खुद गाड़ी में जाते, सोते आराम से धक्के खाते खाते घर तक पहुंचते हैं। अपना घर तो पहले संभाले, फिर पंजाब की बात करें। अरे रुको यार, आज इसमें बात हो रही, तुम वहां लिया किराड़ी, रुको। कहाँ गए तुम गावा नहीं पा रहे कुछ आजकल? गाओ जल्दी से, वक्त लेना ब्रेक का। मार खाओ के तुम बता। की टुकड़ियों से भिड़ते भी नजर आए। जहां भी उनका रूस से सामना हुआ, वहां हथियारों का जवाब हथियारों से दिया गया। टैंक, मशीन गन और मिसाइलों से लैस इस टुकड़ी के सैनिक अलग अलग इलाकों में रूस की फौज से लोहा लेते दिखे। गाड़ियों में भरकर दुश्मन के इलाके पर ये एकदम कहर की तरह टूटे, जिसके बाद वहां सिर्फ गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ इन सैनिकों की हिम्मत को भी इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई। स्पेशल यूनिट के कई जवान जख्मी हालत में दिखे, जिनका इलाज उन्हीं के साथियों ने किया। साथ ही उनकी मदद से खतरे वाले इलाके से लोगों को निकाले जाने की तस्वीरें भी इसमें दिखाई गईं। इसके अलावा उनकी मदद से जीते रूस के टैंक और हथियारों के गोदाम का भी वीडियो में जिक्र किया गया, जहां कई सैनिक तमाम आधुनिक हथियार, जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर और भारी मात्रा में गोला बारूद को अपने कब्जे में लेते दिखाई दिए। रूस और यूक्रेन की जंग को 70 दिन हो गए, लेकिन मारियोपोल अब भी रूस के पंजे से बाहर है।
यानी रूस अब भी पूरी तरह से दावा नहीं कर सकता है कि उसने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि वहां के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच खूनी जंग जारी है। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट मारियोपोल का आखिरी वो हिस्सा है जहां अब भी यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं, जिसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूसी सेना ने हवाई हमले और तेज कर दिए। शाम के हल्के अंधेरे में रूस की तरफ से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के आसपास बरसाए गए बम तेज चमक के साथ धमाका करते दिखाई दिए। वहां रूस के हमले कितने जोरदार थे इसका पता इसी बात से चलता है कि महज कुछ सेकंड में ही हुए करीब 10 धमाकों से अज़ोवस्ताल का पूरा इलाका थर्रा उठा। बताया गया कि इसके बाद भी वहां रूस के हमले थमे नहीं, बल्कि उसके बरसाए गए बम लोगों को दहलाते रहे, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही मारियोपोल में लड़ रही रूसी सेना अब वहां के इस छोटे से हिस्से पर जल्द कंट्रोल करना चाहती है। और उसी पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन की सेना की तरफ से पिछले 4 दिन से वहां भीषण हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हुए ताजा हमलों का एक वीडियो जारी किया गया। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में स्टील प्लांट के एक बड़े हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से निकले काले धुएं ने एक बड़े इलाके को ढक लिया। एक धमाका तो इतना भीषण था कि उसकी चपेट में आई इमारत का मलबा कई फीट ऊपर तक उछलता नजर आया। इसी तरह वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाहर हंगामा, मस्जिद परिसर पहुंची सर्वे टीम का विरोध, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया राजनीतिक हत्या। सीबीआई जांच की मांग के साथ बंगाल सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर घमासान तेज। पंजाब पुलिस से छूटे बग्गा को दिल्ली लाया गया। गिरफ्तार करने वाले पंजाब पुलिस के जवानों पर अपहरण का केस दर्ज। दिल्ली में बीजेपी का आपके खिलाफ प्रदर्शन। बमबारी करके ही नहीं, रूसी सेना जमीनी हमले करके भी यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में जुट गई, क्योंकि करीब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है और कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी यूक्रेन के जवानों ने हथियार नहीं डाले हैं। ऐसे में अज़ोवस्ताल पर रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। टैंक के साथ अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में पहुंचे रूस के सैनिक इमारतों के भीतर जाकर वहां यूक्रेन के सैनिकों को तलाश करते नजर आए। चीन के एक टीवी चैनल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दिखाई दिया कि रूस के सैनिकों ने मलबे में बदल गई कई इमारतों की एक-एक करके तलाशी ली, लेकिन वहां उन्हें यूक्रेन का कोई सैनिक नहीं मिला। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे उनके नागरिकों को निशाना बना रही है। उन्होंने यूएन से अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए मदद मांगी और उन्होंने दावा किया कि रूस की सेना के जोरदार हमलों में स्टील प्लांट में छिपे कई नागरिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र से यह अपील तब की जब रूस ने मारियोपोल में 3 दिनों तक सीज फायर का ऐलान कर दिया, यानी शनिवार तक रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भी हमले नहीं करेगी। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पिछले रविवार तक स्टील प्लांट से करीब 100 लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया, लेकिन इसके बाद रूस की तरफ से फिर भीषण हमले शुरू हो गए। हालांकि रूस ने भी स्टील प्लांट को निशाना बनाए जाने के पीछे की वजह बताई। रूस के मुताबिक जैसे ही वो वहां हमले रोकता है, यूक्रेन के सैनिक उसका फायदा उठाकर एक साथ वहां जमा हो जाते हैं और फिर वो रूसी सैनिकों को निशाना बनाते हैं। यानी रूस के हमले रोकते ही यूक्रेन के सैनिक जोरदार पलटवार करने लगते हैं। उधर रूस के पड़ोसी फिनलैंड ने दावा किया कि रूस अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा और उसने एक बार फिर फिनलैंड को धमकाने के लिए अपना एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उसकी सीमा के अंदर घुसा दिया। असल में फिनलैंड नेटो का सदस्य बनने की तैयारी में है और इसी वजह से बीते 2 महीने से रूस ने उसकी नाक में दम किया हुआ है। बल्कि रूस तो सीधे सीधे ये धमकी भी दे चुका है कि अगर फिनलैंड नेटो से जुड़ा तो वो अपने परमाणु हथियार मैदान में उतार देगा। माना जा रहा है कि उसी कड़ी में रूस ने एक दिन पहले दूसरी बार फिनलैंड की हवाई सीमा का उल्लंघन किया, जिसके बारे में फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि दिन के उजाले में रूस की सेना का मी-17 ट्रांसपोर्ट चॉपर एकदम धड़ल्ले से फिनलैंड के बॉर्डर के अंदर दाखिल हो गया। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक दिन पहले सुबह 10:40 पर रूस का मी-17 हेलीकॉप्टर फिनलैंड की सीमा के करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर उड़ता दिखा गया। इस साल ये दूसरी बार है जब रूस ने फिनलैंड की एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। पिछले महीने 8 अप्रैल को भी उसने फिनलैंड की हवाई सीमा में अपना प्लेन उड़ाया। लाउडस्पीकर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी का लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं, मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की याचिका को किया खारिज। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर, मरने वालों में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर भी शामिल, भारी संख्या में हथियार भी बरामद।
झारखंड में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के रांची, गुरुग्राम, कोलकाता समेत कई ठिकानों पर ईडी के छापेमारी में पूजा सिंघल के सीए के घर से 17 करोड़ बरामद। अमेरिका, ब्रिटेन, एस्टोनिया और लातविया के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जो जंग के मैदान में दुश्मन का खात्मा करने के लिए अभ्यास में जुटे नजर आए। ये सैन्य अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की धमकियों को नजरअंदाज कर फिनलैंड 12 मई को नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर देगा। और मिलिट्री ड्रिल को देखने पहुंचे फिनलैंड के रक्षा मंत्री ने इसके संकेत भी दे दिए। We are especially interested of the Article 5 of NATO. That would be the main reason to become a member of NATO. असल में आर्टिकल 5 के तहत ही नेटो अपने किसी सदस्य देश पर हुए हमले को अपने ऊपर हुआ हमला मानता है। और फिनलैंड पहुंचे ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने तो नेटो का सदस्य बनने से पहले ही रूस का हमला होने पर फिनलैंड को पूरी मदद का भरोसा दे दिया। वहीं खबर यह भी है कि इस सैन्य अभ्यास के साथ ही फिनलैंड ने रूस की सीमा के पास अपने टैंकों की तैनाती भी शुरू कर दी है। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के देश बुल्गारिया की सेना ने मिलिट्री ड्रिल की। कुछ दिन पहले बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा कर ज़ेलेंस्की को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया था, जिसके बाद अब बुल्गारिया की सेना ने जंग जैसे हालात से निपटने की अपनी तैयारियां शुरू कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में गाड़ियों में सवार कुछ जवान युद्ध अभ्यास के लिए जाते दिखे। उन गाड़ियों के पहिए जैसे थमे, उनमें सवार सैनिकों ने दौड़कर तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद जवानों ने अपने टारगेट पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिनकी तड़तड़ाहट पूरे इलाके में गूंज उठी। इतना ही नहीं, अभ्यास के दौरान एक मकान की घेराबंदी कर उससे एक आदमी को गिरफ्तार करते भी दिखाया गया। इसके लिए हेलीकॉप्टर से उस मकान की छत पर कुछ सैनिक रस्सी की मदद से उतरे और फिर उस आदमी को काबू में करने में अपने जवानों की मदद करते दिखे। इसके अलावा एक के बाद एक कई पैराट्रूपर्स ने अपने ग्लाइडर के साथ विमान से छलांग लगाई और हवा में उड़ते हुए नीचे उतरे। वहीं नेटो पर भड़के पुतिन ने यूक्रेन में उसकी सप्लाई चेन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मतलब युद्ध के तीसरे महीने में रूस के निशाने पर नेटो देशों के वो ठिकाने हैं जिनके जरिए वो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, और वही ठिकाने पुतिन का टारगेट है। पुतिन ने ठान लिया है कि वो एक एक करके उन सभी को तबाह कर देंगे। यूक्रेन अगर इस युद्ध में अब तक टिका है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है वो हथियार जो उसे नेटो देशों ने दिए, क्योंकि अगर वो हथियार नहीं होते तो पुतिन की विशाल सेना के सामने ज़ेलेंस्की के मुट्ठी भर सैनिक नहीं टिक पाते। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने सोच लिया कि वो यूक्रेन को ताकत देने वाली जड़ को ही काट देंगे, मतलब उन जगहों को बर्बाद कर देंगे जहां से यूक्रेन तक मदद पहुंच रही है। इससे पहले पिछले महीने रूस ने रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया जब अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कीव के दौरे पर थे। यह हमला अमेरिकी दल के स्टेशनों का दौरा करने के ठीक बाद हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने ब्लैक सी में सबमरीन से कैलिब्र क्रूज मिसाइल दागी, जिसका निशाना यूक्रेन में नेटो की सप्लाई चेन थी। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को कई दिन पहले ही लोड कर लिया गया था और समय आने पर उसे टारगेट पर दाग दिया गया। यही नहीं, रूस ने यह तक बोल दिया कि नेटो देश इसे एक चेतावनी समझे। रूस ने दावा किया कि उसने पिछले हफ्ते भी ब्लैक सी में कैलिब्र मिसाइल दागी थी, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें काला सागर के बीचों बीच एक सबमरीन से कैलिब्र क्रूज मिसाइल आसमान में जाती दिखी। रूस का कहना है कि इस खतरनाक मिसाइल के निशाने पर यूक्रेन में नेटो देशों के अलग अलग अड्डे थे। इस मिसाइल को इसकी खूबियां खतरनाक बनाती हैं, क्योंकि इसमें सामान्य और परमाणु बम दोनों दागने की ताकत है। मतलब ये कि इस मिसाइल कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप ना हो तो मेरा तो काम ही करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि, और ये बात मेरे लिए बिल्कुल सच है, यकीन करें या ना करें, 2 आईने रखता हूं, अगर एक दिखाता हूं तो एक खुद देखता हूं। दूसरी बात ये कि अगर आप मलहम लगा नहीं सकते तो नमक मत छिड़किए, इससे सोसाइटी में गड़बड़ होता है। और यकीनन वो मुद्दे लाइए, वो बात लाइए जिससे समाज में सौहार्द बने और एक दूसरे का भाईचारा डेवलप हो। लेकिन गलत को गलत कहना भी आपको आना चाहिए। ये सोसाइटी, लोग कहते हैं छोटा सा मुल्क है, मैं नाम नहीं लूंगा, कहेंगे छोटा सा मुल्क है, कितनी तरक्की कर गया। साहब वो कैरेक्टर डेवलप करना पड़ता है राष्ट्र में, और वो है हमारे पास, उसको निकाल के लाके सामने रखने की। तो जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है उसको सही कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से मैं जोड़ता हूं। जी 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 ना, ऋतुराज जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक वो बीजेपी के लोग इस पे चीखा चिल्ली कर रहे हैं जो 140 फर्जी केस हम जैसे 62 एमएलएस के ऊपर में इसी दिल्ली में जो है सो किया, और 76 केस बाइज्जत कोर्ट ने हमें बरी किया। अब एक चीज बताइए, अगर इन्होंने हमारे ऊपर, मेरे ऊपर खुद भी फर्जी केस किया, हम तो नहीं रो रहे थे, कोई बात नहीं है, कोर्ट में जाकर के दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज ये रो रहे हैं। अरे उस बग्गा को, उस दंगाई बग्गा को एक बार जाकर कोर्ट के सामने पेश तो होने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में रोकने की क्या जरूरत है उस व्यक्ति को जिसके ऊपर में दंगा, गुंडाई, गुंडों की पार्टी, दंगाइयों की पार्टी, ऐसे रो रहे जैसे क्या पता। प्रतीक जी, इस मोबाइल के अंदर एक वीडियो है जिसमें दिल्ली के महामहिम सीएम साहब कह रहे हैं कि एक बार पुलिस मेरे पास आने दो, मैं बताऊंगा ये 5-6 लोगों को उठा के जेल में डाल दूंगा। मैं वीडियो चलाकर दिखा सकता हूँ आपके उस पर। तो उसमें कहा गया, खुल्लम चैलेंज किया गया, पुलिस मेरे पास आने दो, मैं बताऊंगा, हिसाब किताब करूंगा। ये तिरंगा झंडा है। पुलिस का रंग यदि इस तरह से आप वर्दी को मिसयूज करेंगे, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे आसाम है, चाहे दिल्ली है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास बैठे हुए हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, पार्लियामेंट आपके पास है। यदि इन संस्थाओं का भी रेस्पेक्ट नहीं हो गया, इसमें भी आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल करा गया, तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। और इस झंडे की अस्मिता के साथ में आप तमाम लोग खिलवाड़ कर रहे हो। ये शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है कि इसमें भी आप बीजेपी, मैं आ रहा बीजेपी नहीं, ऋतुराज सुनिए, मैं देश का नागरिक हूं, पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का। मैंने महाराष्ट्र की भी बात करी, मैंने आसाम की भी बात करी, और मैंने सुशांत केस के अंदर महाराष्ट्र पुलिस को भी क्रिटिसाइज किया। मुझे मालूम है आपने महाराष्ट्र में जब कहा तो राणा दंपति के बारे में कहा, आसाम में कहा तो मेवानी के बारे में कहा, आज हाँ राइट बीजेपी। अरविंद केजरीवाल की टैक्टिक यही रहती है कि आप सच्चाई से मुंह मोड़ते रहें। ये सच्चाई, एक बात को समझना चाहिए प्रतीक भाई, आज की जो पूरा घटनाक्रम था वो किसी ट्वीट का मामला नहीं था। मामला सीधा स्पष्ट एक था कि तेजिंदर बग्गा से अरविंद केजरीवाल डर गए, घबरा गए, उनको लगा कि साहब पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। आप एक बात बता दीजिए, ऋतुराज बाबू बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तेजिंदर बग्गा की हिस्ट्री निकाल दी, एक भी केस में कन्विक्शन अगर हुई हो, कानून की बात करी ना, अगर एक भी केस में कन्विक्शन हुई हो तो आप बोलिएगा, मैं आपकी बात में रहूंगा। दूसरी बात आपने कहा ताहिर हुसैन की बात, उस सज्जन ने कही, आपकी जानकारी को अपडेट कर देता हूं आज की घटनाक्रम को। दिल्ली हाई कोर्ट ने, सर सुनिए ना, सुन तो लीजिए, अरे सुनिए, मैं आप कहीं हो ही नहीं भाई बीच में, अरे कांग्रेस कहीं बीच में नहीं, आप क्या चिंता कर रहे हो, मैं केवल ये कह रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सबकी जानकारी के लिए तीखी टिप्पणी करी है। जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने करी है उसको स्टैंड बाय किया है, कहा है कि सब तुरंत चार्जशीट फाइल की जाए, और उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी इस बात को एग्री करना चाहिए कि ताहिर हुसैन। पंजाब हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की ढील देने से मना कर दिया। आप सोचिए कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे, आप इस देश के नागरिक हैं, एक पुलिस 5-5 नोटिस भेजे, 5-5 नोटिस, ये बग्गा का देश का प्रतीक, यहाँ कोई भी इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं है, यहाँ पर सीधे जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने की बात है। और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, अरविंद केजरीवाल जी संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। आप देखिए, एक मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने 26 जनवरी की परेड के जो रास्ते में वहां बैठकर धरना दिया था, वही देश के संविधान में, इस कानून में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वो अपने विरोधियों को पुलिस से डराकर चुप कराना चाहते हैं।
अगर वो द्वारका के जज के सामने खड़ा करके वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड लेते तो ये आज इशू ही नहीं उठता। सारा देश जानता है। मैंने क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बाहर केजरीवाल ये गुंडा खुद है, नमस्ते बाबूजी। आपका कोई गाना वाना है पसंद का? करने वाले लोग हैं यहाँ पर। नहीं, हाँ? दिमाग खराब। सच में आपने कहा दिमाग खराब करने वाले लोग हैं। कोई बात नहीं, कोई आपका कोई गाना वाना है कोई अच्छा लगता है? ये प्यार का नगमा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। मैं तो कहता हूँ कवि जी, मौके का फायदा उठाइए, कविता इसी से मेरे निकाल जाइए। आप भी अपनी एक कविता सुना लीजिए फटाफट, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है वहाँ पे। मैं आपकी बात पे कहूँगा। हाँ। मैं आपकी बात के ऊपर कहूंगा जो आपने कहा था अभी, आपने टिप्पणी की थी, उसी के ऊपर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। जब शौर्य गान हो भारत का, जब शौर्य गान हो भारत का, तब सीने में सम्मान रहे अपनी इस पावन माटी का। हर सीने में अभिमान रहे अपनी इस पावन माटी का। इस सीने में अरमान रहे। जब तक जिंदा है तब तक बस, जब तक जिंदा है तब तक बस यही एक अरमान रहे। और धर्म कोई भी हो अपना, पर पहले हिंदुस्तान। बस आ गए बाबूजी, आ गए। आपके पास भी आ गए। ऐसा करते ना कि मैं तो लखनऊ का बाशिंदा हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि आप जितने भी ऊंचे हो थोड़ी देर में ताजिया ठंडे कर देते हैं। तो हमने थोड़ी देर में ताजिया ठंडे कर दिए, बड़ी तेज। अरे आपको तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब अगर नहीं कहा तो देश में कोई पार्टी चुनाव जीतेगी ही नहीं। मतलब भाई एक मिनट बात सुन लीजिए मेरी। अरे सुन लीजिए बाबूजी, आज का खाना नहीं हजम होगा। गाना आप छोड़िए, गाना बहुत हो गया। अब ऋतुराज जी पूरी तैयारी करके आए थे, अब मैं आ गया। ऑफ कोर्स आई विल। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आई लाइक टू से समथिंग। मैं बाबूजी मैं कह रहा हूँ, वेट करिए। मैं वो शख्स हूँ, मैं शख्स वो हूँ बाबूजी जो ये ना जान पाए कि कौन कहाँ बोलेगा तो मैं शो नहीं कर सकता। मुझे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी मालूम है, मैं आपको जानता भी हूँ। आप कहाँ से, मैं मालूम है सब, मुझे सब मालूम है। आप बिजली पे बोलेंगे और सबसे अच्छी बिजली किसने दी इस पर बोलेंगे, और सबसे अच्छी फ्री बिजली किसने दी ये भी बोलेंगे। को जो बेहतर बनाया। अगर मैं जान ना पाया तो मैं शो नहीं कर सकता यहाँ पे। अमरीश झा मेरा नाम। और कहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है, और कॉन्स्टिट्यूंसी भी मुझे मालूम नहीं है। एक ही आदमी को देंगे वो मुझे मालूम है, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। अगर मैं आज ना पूछूं, अगर मैं आज ना पूछूं तो बेकार है। जी जी। वेदभूषण सर जैसा सीनियर पदाधिकारी कानून और संविधान की सारी पुस्तकें खोल के और बताना चाह रहे हैं कि देखिए कानून क्या है, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है सर। एक बात इस देश में तय हो गई है कि भय से ही सत्ता की बुनियाद रहेगी। भय से सत्ता की बुनियाद रहेगी, चाहे वो अगला आदमी देखे। और आम आदमी पार्टी की बात बताते हैं सर कि कहां गई हुआ सर्वे जो लोगों के बीच में कराया जाता था। क्या ये सर्वे होके हुआ है? आज सर्वे कहां हो रहा है? बस जैसा अगला हल चलेगा, पीछे पीछे केजरीवाल जी भी उसी हल पर चल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सत्ता का बुनियाद इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है जिसको रखा जा सके। हम भी वैसे हैं, ये लोग भी खड़े हैं वैसे हैं, और केजरीवाल जी भी वही हैं, और आगे वाले लोग भी वही हैं।
इन लोगों का इनका कहना है कि केजरीवाल जी ने जो वहां पे रामलीला मैदान में कहा था कि ये पार्टी और ये जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी ये डिफरेंट है। इनका कहना है कि वो नहीं है, लाइक अलग बात है। वो देखिए राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं। आई एम कमिंग। नहीं जी, नहीं। अरे मैंने आपकी बात सुनी जी। प्रतीक जी, हाँ, पार्टियों की लड़ाई के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो ये आम जनता पिस रही है। आज यह समय है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर चीजों को देखें। क्यों? तेजिंदर सिंह बग्गा के गिरफ्तारी पर तो आज डिबेट हो रहा है, लेकिन यहां से कोई एक बंदूक किसी दूसरे राज्य की पुलिस द्वारा उठा लिया जाएगा, डिबेट नहीं होगा। इसीलिए यह जरूरी है कि कानून का पालन हर पुलिस करे और हर राज्य करे। पक्षपात ना हो उसके व्याख्या में नहीं। देखिए इन्होंने गंभीर चीज कही है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने असम और मिजोरम पुलिस को लड़वा दिया आपस में। वो दोनों पुलिस ऐसे लड़ रही थी जैसे कि लग रहा हो कि दो देश लड़ रहे हो, भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही हो। तो ये नहीं, बिल्कुल गलत कहाँ बोल रहा हूँ। अरे थोड़ा पढ़ लीजिए ना, पिछले साल ये घटना घटी थी। और भैया जी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि दोनों जगह एनडीए की सरकार थी, गृह मंत्रालय चुप्पी साध किए हुए बैठी हुई थी। ये स्थितियां बनी हुई थी। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर इस केस की तुलना करनी है तो जिग्नेश मेवानी केस से तुलना करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी ट्वीट क्यों नहीं करेंगे? दोनों मामले पे देखिए, मामले एक जैसे हैं। अगर वहां पे भी ट्वीट किया गया, गुजरात में केस दर्ज किया गया, असम में असम पुलिस ने गुजरात जाके उनको गिरफ्तार किया, वैसे स्थिति में गुजरात पुलिस ने क्यों नहीं रोकने का प्रयास किया कि हाँ भाई हमारे एक व्यक्ति का जबरन जो है अपहरण किया जा रहा है असम पुलिस के द्वारा। आज कुरुक्षेत्र में तीन कई सारे एसएसपी का मेला लगा हुआ था, नहीं किया ना, वही तो गलत है ना, वही तो गलत है, वही गलत है। आपको कोर्ट ने आपको मैं खाली बोल रहा हूँ, पूरे मामले का समाधान बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए आदेश दिए हैं। अगर उन आदेशों को क्रियान्वित करा दिया जाए ये समस्या ही समाप्त हो जाएगी। राइट, ऐसा है कि जो भी पार्टियां यहाँ पर हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये पार्टियां अपने लिए हैं या इन लोगों के लिए हैं। इन लोगों के लिए है, लेकिन इनकी तो बात नहीं हो रही। यहाँ पर कोई अगर व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा गैर कानूनी तरीके से, कौन खड़ा होगा? संघीय ढांचा संविधान का मूलभूत हिस्सा है कि नहीं है? बिल्कुल उसी को चोट पहुंचाने का प्रयास है ये। यहाँ पर दो राज्य अगर आपस में लड़े तो संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचता है, और संघीय ढांचे को अगर नुकसान पहुंचे तो नागरिकों को नुकसान पहुंचता है। सवाल ये है, ये आप नागरिकों को हवा में नहीं डाल सकते। यही बात तो मैं भी इसकी बात करें आप। टकराहट क्यों पैदा किया जा रहा है? इसके लिए जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी ना। इसको जवाब आप ही देंगे, इसका जवाब आप देंगे और निर्णय न्यायालय करेगा। आदेश किसने दिया? पंजाब पुलिस को दिल्ली में किसने भेजा? असंवैधानिक रूप से गिरफ्तारी किसने कराई? इसका जवाब तो केजरीवाल जी दे दें। कोर्ट ने उसको किसी भी तरह का रिलीफ देने से मना कर दिया। 5 बार नोटिस भेजा गया, उसके बाद पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, क्या ताली बजाएगी? और ये गुंडे लोग जो मुख्यमंत्री के घर पे जो हमला करते हैं उनको सम्मान करते हैं, गुंडों मवालियों को सम्मान करने वाले। गुंडा शब्द नहीं, गुंडा शब्द नहीं। बैठ जाओ गुरुजी बैठो, गुरुजी बैठो, मैं सुन रहा हूँ। बैठिए, मुझे मालूम है चैनल बहुत बड़ा। एमएलए साहब गलत फैक्ट बता रहे हैं। जो नोटिस दिए गए थे वो केवल इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए गए थे, पर उसमें कहीं अरेस्ट का कोई जिक्र नहीं था। इस तरह का झूठ आपके चैनल पर ना फैलाया जाए कि किसी आदेश के बाद वो अरेस्ट करने के लिए आए थे। नोटिस दिए गए थे इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए। ये गलत और भ्रामक बातें कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। ये मैसेज जाना चाहिए आप बैठिए, चुपचाप बैठिए। ऋतुराज आप बैठिए, मैं कह रहा हूँ बड़ा भाई हूँ आपका, मैं बड़ा भाई हूँ। आप बैठिए प्लीज, बैठिए। पिन ड्रॉप साइलेंस, प्लीज सब बैठिए, आप बैठिए। बैठ जाइए ऋतुराज जी, बैठिए। वहां से आइए आप, वहां से आइए इधर। हाँ, वहां जाके बैठिए, यहाँ बैठिए। गजब है, आप मुस्कुरा रहे हैं आप हमें देख के, और उस समय लग रहा है कि मेरा ही चैनल पे मुझे मारने की कोशिश कुछ नहीं मारने वाले। चुपचाप बैठिए। देखिए एक बात ध्यान रखिए, बुलाने का न बुलाने का टिकट मेरे ही पास से कटता है। चुपचाप बैठिएगा। हाँ जी प्रतीक जी, मैंने सबको सुन लिया। और स्पष्ट एक बात बताऊं, अगर इस आज की डिबेट का कोई पुरस्कार अगर किसी के पास जाएगा तो आपके पास जाएगा। बहुत धैर्य से बोलते हैं आप।
देखिए मुझे और जिसके बाद धैर्य नहीं वो डिबेट नहीं कर सकता कभी। सबसे सख्त आपत्ति मुझे जो है एक एमएलए साहब से है। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ भाजपा के 3-4 प्रवक्ता हैं, तो मैं उनके लिए एक शब्द कह दूं कि नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से। नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से। तुझे अपने ही किरदार से अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करूं। देखिए कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और मैं बैठिए हुजूर, कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं, कोई हाथ फेंकने की जरूरत नहीं। और गुरुजी और ऐसे करने की जरूरत कोई जरूरत नहीं। कवि और कविता एक ऐसी चीज होती है बहुत शालीनता के साथ। मैं आ गया बाबूजी, आ गया जी। आपके माध्यम से 2 बातें कहना चाहूंगा। एक, भगवंत मान जी का साधुवाद है जिनके अंधभक्ति की वजह से केजरीवाल जी का कलुषित और विभत्स चेहरा सामने जनता के आया। दूसरा ऋतुराज जी आपसे पूछता हूं, पंजाब पुलिस अगर तेजेंद्र बग्गा को उठा के ले जा रही थी तो वो कोर्ट में ले जा रही थी कि एनकाउंटर करने ले जा रही थी? बाबूजी क्या नाम हो गया आपका? अजय शर्मा। अजय शर्मा, ठीक है। क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मैं जी जे सेल का, जे सेल में जो कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी। कोई बात नहीं, पार्टी का हो सकते हैं, कोई भी पार्टी का हो सकता है। जी बहन जी नमस्ते, कैसे आना हुआ इधर? जी नमस्ते। कैसे आना हुआ इधर? बस आपको देखा इसीलिए। अच्छा मुझे देखना, देखिए इसी में लगे हुए हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? जयनाम। जयनाम ऐसे ही बोलते हो? घर में भी पिताजी से पूछते तो क्या जयनाम जयनाम? अरे कैसे बोले यार, ठीक ठाक उम्र है मेरी। जी आप जो है ना हल्ला ना मचाया करिए और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखा करिए। बिल्कुल ज्यादा ब्लड प्रेशर, देखिए कोई कुछ नहीं करेगा लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए जी। तो सुनिए, अरे ये डिबेट कोई बड़ी महत्वपूर्ण चीज नहीं है, ऐसा तो है नहीं से। तो अरे मेरी भी बात नहीं सुनेंगे आप। ये डिबेट से ना तो कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है ना कोई बात हो रही है। मैं जानता हूं सारी टीवी की डिबेट्स क्या होती हैं, उनसे कोई कुछ नहीं निकलता। अब हो क्या रहा है, आप अपना कम से कम 2-4 मिनट मिले, बाबूजी जैसे लोग आ गए उनसे मिल लिए, 2-4 लोग भैया जी आ गए, कवि जी आ गए, इनसे हो गया। आप ब्लड प्रेशर होता है ना ज्यादा आपका, तो घबरा जाता हूं मैं भी कि मैं करूं क्या। हाँ जी, झूठ बर्दाश्त नहीं होता। मेवानी के विषय में जिस प्रकार से इन्होंने बोला, गुजरात के अंदर असम पुलिस ने इंफॉर्मेशन दिया, पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में जब पंजाब की पुलिस के 50 लोग आए, उन्होंने एक निहत्थे व्यक्ति को अरेस्ट किया, सिख को पग नहीं बांधने दी, उसके बाद नियरेस्ट जज के सामने प्रोड्यूस नहीं किया, उनको किडनैप करके ले जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने यदि वहां पर केस रजिस्टर्ड कर कार्रवाई करी तो इसमें क्या गलत कर दिया? बैठो जी जी। ये तो वही बात हो गई, तुम खेलो तो टूर्नामेंट, हम खेले तो गुल्ली डंडा। मतलब तुमने प्रोसीजर फॉलो किया, हमने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। अरे भैया, कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ले जा रही थी। पुलिस पंजाब की पुलिस इसी देश की पुलिस है। ये वो सिख हैं जिन्होंने इस मातृ वतन के लिए जो है मर मिटे हैं, और आप भरोसा रखिए उनको कोर्ट लेके जा रहे थे, आप ले जाने नहीं देंगे। धार्मिक भावना को भड़काना बंद करे आम आदमी पार्टी। पंजाब के अंदर हिंदू भी रहता है, पंजाब में सिख भी रहता है, पंजाब में मुसलमान भी रहता है, केवल सिखों की बात क्यों करी नहीं? दूसरी बात, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट आपके शो पे नहीं होना चाहिए। आपने कहा ऋतुराज बाबू, सुनने की ताकत रखिए, स्टॉप बिहेविंग लाइक केजरीवाल, बेवकूफों की तरह बोलना बंद कीजिए। आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर में एक FIR हुई, तेजेंद्र बग्गा क्या यार करे भाई, बैठो जरा, सारे लोग बैठो। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कह लूं, मैं एक बात ना आप बैठिए, नहीं ऋतुराज बैठिए, ऋतुराज बैठिए, एक भाई आप कैसे बिहेव कर रहे हैं? बैठिए राहुल जी, बैठिए सर, ऋतुराज बैठिए। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था, जब भी किसी के बारे में बोले वो मुख्यमंत्री हो
ये तो थोड़ा सम्मान के साथ सम्मान होना चाहिए, है ना। चिल्लाहट के वो एक सेंटेंस, वो एक वर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, किसी के बारे में भी बोला। आपके शो पर अगर आपने देखा हो, मैंने कोई बदतमीजी से बात कभी नहीं। लेकिन मेरे को दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस प्रकार से ऋतुराज बाबू जिन शब्दों को और जिस शालीनता से गिर करके बात करते हैं ना, मुझे उनके स्तर पर जाके बात। प्रतीक जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस के मेरे रिटायर्ड एसीपी ने एक मुकदमा डाला था। ये वही केजरीवाल है जो कहते थे दिल्ली पुलिस के ठुल्ले हैं ये। वो दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को, हमारी वर्दी को ठुल्ला बोलते थे। आज पंजाब में भी वो बोले ना ठुल्ला, ये बोले, क्या बताएंगे? बोलिए क्या? ये ठुल्ला शब्द क्यों बोला? एक सीएम क्या ठुल्ला बोल सकता है किसी को? सीएम पुलिस को ठुल्ला बोले? पुलिस को ठुल्ला बोल सकता है? बाबूजी